Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 18 Biology FSC Part 1. Our discussion topic from chapter 4 that is Nucleolus. आज के लेक्चर में बच्चे हम न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बच्चे क्या होता है? न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। इसका बच्चे जो बेसिकली काम होता है वो राइबोसोम्स फॉर्मेशन होता है। अब बच्चे जो न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन्ड जो बॉडी मौजूद होती है वो विदाउट मेम्ब्रेन होती है। उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, कोई बैरियर मौजूद नहीं होता, बल्कि वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह ही उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सस्पेंड हुए होते हैं। अगर हम बच्चे न्यूक्लियोलस के नंबर के हवाले से बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा भी जो न्यूक्लियोलस है वो हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस के ऊपर कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस कितने हैं, और इसके अलावा जो है सेल की एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोलस होने चाहिए। तो न्यूक्लियोलस का जो नंबर होता है वो भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब बच्चे ये हमारे पास डायग्राम है न्यूक्लियस की। ये पूरी जो हमारे पास डायग्राम है ये न्यूक्लियस की है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके जो है आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन है मीज न्यूक्लियर जो इनका इसका इन्वेल्प है इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूक्लियोलस को है। तो न्यूक्लियोलस आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो डार्कली स्टेन्ड बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्लियर? इसके साथ बच्चे आप लोगों को थ्रेड जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। तो बच्चे इनके दरमियान में कोई बैरियर मौजूद नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोलस के ऊपर जो है वो कोई मेम्ब्रेन कोई बैरियर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इनके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं होती। जैसे क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ये सस्पेंड हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी तरह जो न्यूक्लियोलस का मटीरियल होता है वो भी इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर सस्पेंड हुआ होता है। उसके बाद अगर बच्चे इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करते हैं तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये बच्चे बना होता है डीएनए से, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। आरएनए की कौन सी टाइप मौजूद होती है? आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका बच्चे बेसिकली काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। अब देखिए बच्चे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में राइबोसोम्स के फंक्शंस पढ़े थे। आपको पता है कि जो राइबोसोम्स है वो कहाँ से आते हैं? वो राइबोसोम्स बच्चे आते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, उसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम जो हैं वो फर्दर जाके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं तो जब बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं तो जो न्यूक्लियोलस होता है इसके बच्चे दो बेसिक रीजन होते हैं। एक इसका रीजन होता है पेरिफेरल जिसको कहते हैं ग्रैनुलर एरिया, और दूसरा इसका होता है बच्चे सेंट्रल, और दूसरा इसके एरिया को हम कहते हैं फिब्रिलर। फिब्रिलर एरिया जो है ये इसके अंदर मौजूद होता है। अब पेरिफेरल या इसको ग्रैनुलर एरिया बच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे इसके अंदर राइबोसोमल यूनिट मौजूद होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स की नेचर कैसी होती है कि वो ग्रैनुलर होते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया को पेरिफेरल या इसको ग्रैनुलर एरिया कहा जाता है। पेरिफेरल इस वजह से कहते हैं कि जो ग्रैनुल्स या राइबोसोमल यूनिट मौजूद होते हैं वो इसके साइडों पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पेरिफेरल एरिया। तो इसके अंदर बच्चे राइबोसोमल सब यूनिट मौजूद होते हैं जो फर्दर जाके क्या बनाते हैं? राइबोसोमल सब यूनिट बना के राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसका सेकंड रीजन है जिसको सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कहते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या होता है? आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल एरिया बनाते हैं न्यूक्लियोलस का। अब बच्चे यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है आरडीएनए मीन्स राइबोसोमल डीएनए। तो बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने आरएनए की टाइप्स को स्टडी किया हुआ है, डीएनए की टाइप्स कोई नहीं है। तो यहाँ बच्चे आरडीएनए इसलिए यूज़ किया गया है कि डीएनए का वो पार्ट जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो इसके सेंट्रल पार्ट में क्या होगा, आरएनए और डीएनए मौजूद होगा। ये बच्चे हमारे पास न्यूक्लियोलस की जो है वो डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास ये देखिएगा कि ये हमारे पास सेल है, सेल के सेंटर में क्या चीज़ मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। और न्यूक्लियस के अंदर बच्चे आपको ब्लैक कलर का पोर्शन नज़र आ रहा होगा। इस ब्लैक पोर्शन को अगर हम बाहर निकाल के देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। एक हमारे पास है ग्रैनुलर, जिसको हमने क्या कहा था, पेरिफेरल। इसके अंदर बच्चे जो है राइबोसोमल के यूनिट्स मौजूद होते हैं जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसको फिब्रिलर पार्ट कहते हैं, इसके अंदर बच्चे डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं राइबोसोमल फॉर्मेशन में। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसका लास्ट कंपोनेंट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, क्योंकि इसके बगैर जो है वो सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाती। सेल की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करती हैं। तो क्रोमोसोम्स बच्चे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। अब क्या होता है कि बच्चे जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये कब बच्चे क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो जो इसका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत कम्प्लेक्स मटेरियल होता है, वो कंडेंस होता है, कंडेंस होके थिक अपने आप को बनाता है और जाके वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्रोमोसोम्स का बच्चे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है। अब ये देखिए बच्चे, जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसको क्या कहते हैं कि ये फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं। कैसे कि जैसे सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में बच्चे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब ये देखिएगा बच्चे, हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया गया है कि हमारे पास कैसे क्रोमैटिन मटेरियल बनता है और क्रोमैटिन मटेरियल से कैसे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। ये बच्चे हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को थ्रेड नज़र आ रहे होंगे। इस थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। अगर बच्चे क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर देखें तो क्या पाया जाता है बच्चे, इसके अंदर क्या डीएनए मौजूद होता है और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है। जैसे बच्चे ये आप लोगों को न्यूक्लियोसोम्स का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ने एक दूसरे को रैप किया हुआ है। ठीक है, और इस रैपिंग को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो जब हम इसको खोल के देखते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बच्चे क्रोमैटिन मटेरियल है। ये क्रोमैटिन मटेरियल कब कंडेंस होता है, कब थिक होता है, जब सेल डिवाइड करता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन मटेरियल किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ये बच्चे हमारे पास क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद बच्चे ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखें तो जो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू होता है, थिक होना शुरू हो जाता है और किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्रोमोसोम्स की जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये क्रोमोसोम बच्चे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये कंडेंस हुए हुए हैं, कौन से, क्रोमैटिन मटेरियल है जो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में चेंज हो गया है। उसके बाद बच्चे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है। तो बच्चे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आर्म्स, इसके बाजू, और सेंट्रोमियर जो उसके सेंटर में मौजूद होते हैं। अब ये जो बच्चे आर्म्स होते हैं इसके अंदर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं जो कि आइडेंटिकल्स होते हैं। आइडेंटिकल्स का क्या मतलब है कि क्रोमैटिड्स के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देखिएगा बच्चे हमारे पास क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप लोगों को आर्म भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये हमारे पास इसके आर्म्स हैं और एक ये हमारे पास आर्म है, ये वाले इसके बाजू, और इसके सेंटर में जो बच्चे रीजन है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब ये बच्चे जो इसका छोटा आर्म है इसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म, और जो इसका बड़ा आर्म है इसको हम कहते हैं लॉन्ग आर्म। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये जो थ्रेड जस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका डीएनए है। कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती हैं, डीएनए मौजूद होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सेंट्रोमियर।
ये अभी हम लोगों ने जो पीछे डिस्कस किया कि जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स का, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसका बच्चे बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं इसको ज्वाइन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पिंडल फॉर्मेशन की अटैचमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। सेंट्रोमियर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि सेंट्रोमियर ऐसी प्लेस होती है क्रोमोसोम्स की जिसके ऊपर क्या चीज़ें मौजूद होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन अटैच्ड होती हैं। और स्पिंडल फॉर्मेशन आप लोगों को पता है ये माइटोटिक अपरेटस है जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, कि जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो जो हमारे पास सेंट्यूल्स होती हैं वहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन बनती है। वो स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे अटैच होती हैं आपस में, सेंट्रोमियर के जरिए, ठीक है। उस सेंट्रोमियर के साथ साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स इस स्पिंडल फॉर्मेशन के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो आके अटैच्ड होते हैं, ठीक है। या उसके अंदर क्रोमोसोम जब सेपरेट हो रहे होते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इक्वल अमाउंट करने के लिए क्रोमोसोम्स की वहाँ से क्रोमोसोम की सेपरेशन भी होती है। ये बच्चे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है इसका क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स में देखिएगा कि ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसका जो छोटा आर्म है इसको आप शॉर्ट आर्म भी कहते हैं और पी आर्म भी कहते हैं, पी आर्म। इसके अलावा ये जो इसका लॉन्ग है इसको हम क्यू आर्म कहते हैं और इसके सेंट्रल पोर्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर बच्चे हम ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर को खोलते हैं, इसके क्रोमेटिड्स को खोलते हैं तो इसके अंदर ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद होता है। ये सारा जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है ना, ये सारा क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ ही हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस क्रोमोसोम्स के अंदर। कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो बच्चे जो क्रोमोसोम्स हैं ये बना होता है डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से और जीन से। ये बच्चे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। जीन्स के हवाले से बात करें तो बच्चे जीन्स जो होते हैं ये डीएनए के पार्ट को हम कहते हैं जीन्स। इसके अलावा जो हमारे पास इनहेरिटेंस का यूनिट है वो जीन्स हैं, ठीक है। जीन्स बच्चे ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम्स ना होते न्यूक्लियस के अंदर तो ये बच्चे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। क्रोमोसोम्स के बगैर जो है वो सेल डिवाइड नहीं हो सकता और जो जनरेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें पास हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो पास नहीं हो पाती। तो ये जो जीन्स होती हैं ये क्या होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं डीएनए के और इसको क्या कहा जाता है कि ये इनहेरिटेंस का यूनिट है। इनहेरिटेंस का यूनिट क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ये सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं इसको ये कंट्रोल करता है और दूसरी बात ये है ये ट्रांसफ़र करता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स के अंदर मौजूद होती है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चिल्ड्रन में। क्लियर। ये देखिएगा बच्चे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये देखिएगा ये हमारे पास सेल है। सेल के सेंटर में क्या चीज़ मौजूद है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्रोमोसोम्स। और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अगर क्रोमोसोम्स को हम खोल के देखते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, इसके अंदर डीएनए मौजूद होगा और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होगी। क्लियर। और ये जो हमारे पास डीएनए का एक पार्ट है, एक फ्रेगमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखिए कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये वेरी करते हैं। वेरी कैसे करते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर वेरिएबल हैं। कि अगर हम एक स्पीशी की बात करते हैं तो एक स्पीशी में जो थ्रू आउट द लाइफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर बात करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर आपको क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएबिलिटी नज़र आएगी। जैसे हमारे पास यहाँ है कि कुछ स्पीशीज़ हैं वो दी गई हैं, उनके अंदर देखिएगा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। ये बच्चे हमारे पास स्पीशीज़ हैं और इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अब बच्चे ये बात याद रखिएगा कि जब आपसे पेयर्स में पूछ ले जाए तो आपने पेयर्स में बताने हैं कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पूछ लिए जाएँ तो वो कितने होंगे, 46 होंगे। क्लियर। इसी तरह बच्चे फ्रो के अंदर 26 हैं तो पेयर्स कितने होंगे, 13। और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 26। चिम्पैनीज़ हैं 48, फ्रूट फ्लाई 8, अनियन 16, पोटैटो 48, गार्डन पी 14। ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और इसके अंदर डिफरेंट आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं।
अब बच्चे अगर हम एक स्पीशीज़ की बात करते हैं, एक नॉर्मल स्पीशीज़ की, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अगर वो बच्चे उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो एबनॉर्मलिटी को शो करते हैं या कोई ना कोई डिजीज़ जो होती है वो शो करते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चे देखिएगा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉइड्स। अब बच्चे यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने सेल की दो जो हैं टाइप्स हैं उसको स्टडी किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। बॉडी के सेल्स को हम कहते हैं जो सोमैटिक सेल्स हैं, और जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म्स हैं और एग्स हैं, ये हमारे पास गैमीट्स हैं और ये कहाँ बनते हैं, जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो हैं वो बनते हैं। तो बच्चे जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस मीन कि जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही उसके डॉटर सेल के अंदर होते हैं। इसी तरह हमारे पास होते हैं जर्म लाइन सेल्स, उसके अंदर मियोसिस होती है। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जब डिवाइड करता है तो उसके नतीजे में जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स हाफ होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। और जो जर्म लाइन सेल्स होंगे इसके अंदर क्योंकि मियोसिस हो रही है, इसके अंदर गैमीट्स बन रहे हैं जैसे स्पर्म है और एग्स हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे हमारे पास ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल है तो उसके अंदर 46 हैं एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। जब उसके अंदर गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। क्लियर? अब ये देखिए बच्चे, जो हमारे पास स्पर्म है ये मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो एग्स होते हैं ये फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे मेल के अंदर, तो मेल के जो क्रोमोसोम्स 46 हैं वो डिवाइड होंगे, उस स्पर्म के अंदर कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। और 23 कहाँ से आएंगे, एग्स से आएंगे, ठीक है। वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में देखिएगा कि ह्यूमन जर्म सेल्स के अंदर एग्स और स्पर्म्स हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, गैमेटिक सेल है, जर्म लाइन सेल्स हैं। क्लियर? और इसी तरह हमारे पास ड्रोसोफिला जर्म सेल्स हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि टोटल जो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर कितने थे, 8। जैसे ही सेल के अंदर जर्म लाइन सेल्स हुए, मतलब गैमेट्स बने हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्लियर? जैसे अभी हम लोगों ने बात की हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल एंड हैप्लॉइड मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। क्लियर? ये था बच्चे आज का लेक्चर। होप्स तो आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।